हाय एंड वेलकम टू लुमिनाइज फाउंडेशन। आज का जो हमारा डिस्कशन है दैट डिस्कशन बिलोंग्स टू दैट इज जून 4 2025 का एडिटोरियल डिस्कशन है। और इस डिस्कशन में हमको आज 3 आर्टिकल डिस्कस करना है। पहला जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, जो ग्रेट चैनिंग एशिया, जो एशिया में जो चेंजिंग और चैलेंजिंग टाइम्स आ रहे हैं सिक्योरिटी को लेके, उस पर सी राजा मोहन जी ने एक अच्छा आर्टिकल लिखा है, इसको हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद सेकंड आर्टिकल आता है हैप्पीनेस से रिलेटेड, कि हैप्पीनेस को हम डिफाइन कैसे करते हैं और हैप्पीनेस क्या होती है, इसको कैसे हमको देखना चाहिए, इस बारे में हमारा दूसरा आर्टिकल है। और तीसरा आर्टिकल है जो नीति आयोग के तो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, जिसमें वो सेंटर और स्टेट्स के बीच में ओवर द पीरियड ऑफ पास्ट 10 ईयर 20 ईयर कैसे कोऑपरेशन बढ़ रहा है, पर्टिकुलरली फिजिकल फेडरलिज्म और फिजिकल कोऑपरेशन, उस पर उन्होंने एक डिस्कशन किया है। तो ये तीनों आर्टिकल्स को हम डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग विद द आर्टिकल रिटन बाय सी राजामोहन जी। अब जैसे ये सी राजामोहन जी कौन है, ये सी राजामोहन जी इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ग्लोबल जितने भी जियो पॉलिटिकल अफेयर्स होते हैं, उन पे आर्टिकल्स लिखते हैं, अपने बहुत ही एक्सपर्ट या एनालिटिकल व्यू देते हैं, विच आर वेरी गुड। तो यहाँ पे इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, यहाँ पे जो रिसेंटली अभी शंग्री-ला डायलॉग चल रहा है, ये शंग्री-ला डायलॉग सिंगापुर में, यहाँ पे एक डिस्कशन या एशिया पैसिफिक रीजन की सिक्योरिटी को लेके एक बड़ा मीटिंग चल रहा है या मीटिंग अभी हुआ है। तो उस पे रिलेटेड उसमें जो भी हुआ है उसका एक एनालिसिस उन्होंने दिया है, और एशिया में कैसे टाइम्स चेंज हो रहे हैं और जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, उस पर एक बहुत अच्छा उन्होंने एनालिसिस यहाँ पे दिया है। तो इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये क्या बात बोल रहे हैं, अभी रिसेंटली यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि एशिया की जियो पॉलिटिक्स में रिसेंटली दो नए रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं, जो एक आने वाले टाइम में जो एक चेंजिंग और चैलेंजिंग टाइम कंट्रीज के लिए, एशियन कंट्रीज के लिए दिखाते हैं, इसकी उन्होंने बात करी है। पहला उन्होंने क्या बोला है, पहला चीज या पहला डेवलपमेंट जो हमको अभी रिसेंटली देखने के लिए मिला है, वो हमको देखने के लिए मिला है शंग्रीला डायलॉग में। शंग्रीला डायलॉग क्या है, बेसिकली सिंगापुर में एक मीटिंग होती है, जिसमें एशिया पैसिफिक रीजन की जितनी भी मेजर कंट्रीज हैं, या नियरली ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज में इनकी एक मीटिंग होती है या एक डिस्कशन होता है। मीटिंग जो होती है उसमें मेन जो पार्टिसिपेंट या रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो हैं उन कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर्स, ना कि फाइनेंस मिनिस्टर या इकोनॉमिक मिनिस्टर्स। इनकी मीटिंग नहीं होती, ये बेसिकली रीजनल सिक्योरिटी से रिलेटेड डील करती है मैटर्स पे। ये डिस्कशन होता है मिनिस्टर्स का, इसलिए इसको सिक्योरिटी या रीजनल बोलना चाहिए, डिफेंस फ्रेमवर्क या डिफेंस की मीटिंग की तरह से मानी जा सकती है। तो एशिया पैसिफिक रीजन में जितनी भी एशियन कंट्रीज है वो आती हैं, पर्टिकुलरली ईस्ट एशियन कंट्रीज जो पैसिफिक ओशन से या इंडियन ओशन से लगी हुई है मेनली। और दूसरी आती है ये अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका वाली जो कंट्रीज हैं, उसमें भी मेनली नॉर्थ अमेरिका में यूएसए जो है, ये यहाँ पे इससे रिलेट करता है या डील करता है। तो ये जो रिसेंट शंघाई डायलॉग हुआ था, इसमें यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी जो है मैक्स, उन्होंने अभी रिसेंटली यूएस की क्या उनकी प्रायोरिटी है एशिया को लेके, वो उन्होंने वहाँ पे आउटलाइन करी थी। तो यहाँ पे क्या उन्होंने बोला वो इसको हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज जो उन्होंने बोली, दूसरा बड़ा डेवलपमेंट जो एशिया में देखने के लिए हमको मिल रहा है, जो एशिया की पॉलिटिक्स को चेंज करने की कैपेसिटी रखता है, दैट इज साउथ कोरिया के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अभी साउथ कोरिया में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की प्रोसेस चल रही है, जिसमें लाइकली चांसेस हैं कि वहाँ पे जो लेफ्ट पार्टी या लेफ्ट साइड पे जो ट्रेडेड पार्टी हैं, उनके जो कैंडिडेट हैं ली जी यूक, वो उनके जीतने के चांसेस बढ़ रहे हैं, जिससे वहाँ की साउथ कोरिया की और ईस्ट एशियन पॉलिटिक्स की, जियो पॉलिटिक्स की डायनेमिक्स पूरी चेंज हो सकती है। तो अब ये दोनों मैटर्स को उन्होंने डिटेल में डिस्कस किया है। पहली चीज जो उन्होंने डिस्कस करी है वो है शंग्री-ला डायलॉग। तो शंग्री-ला डायलॉग में बेसिकली जो सबसे मेन उनका कहना है कि अभी रिसेंटली सिंगापुर में जो शंग्री-ला डायलॉग हुए थे, उस शंग्री-ला डायलॉग का एक बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन था। एक्सपेक्टेशन ये था कि यूएस और चाइना के रिलेशंस जो दिन पे दिन खराब हो रहे हैं, इनमें कुछ थोड़ा सा हमको मेल्टिंग देखने के लिए मिलेगी, इसमें कुछ थोड़ा हमको ठीक ठाक होते हुए चीजें देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि शंग्री-ला डायलॉग में यूएस और चाइना दोनों ही इसके पार्टिसिपेंट हैं। तो होप ये थी, अब जो जो एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि जब ये मीटिंग होगी तो उस मीटिंग में यूएस और चाइना बैठ के अपने आपस में जो भी इश्यू चल रहा है उनको रिजॉल्व करने की कोशिश कर। लेकिन इसमें दो चीजें हुई। पहला, चाइना के डिफेंस मिनिस्टर थे वो वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं थे। तो एक तरह से ये इंडिकेट करने की उन्होंने कोशिश करी है, ये यहाँ पे इंडिकेशन गया कि चाइना और इंडिया के बीच में ऑब्वियसली सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और वो अभी एक टेबल पर बैठने की कोशिश भी नहीं कर रहा है।
ये शंग्री-ला डायलॉग इसने 2001 में ये स्टार्ट हुआ था, तब से लेके अभी तक एशिया में सिक्योरिटी के रिलेटेड जितने भी बड़े लीडर्स हैं, उनके काफ़ी हद तक डिस्कशन यहाँ पे होते हैं। अब ये जो यूएस और चाइना की जो इश्यू चल रहा है ना, उसमें अगर जो डिस्कशन या डायलॉग दोनों के बीच में नहीं हो रहा, उससे दोनों साइड के इश्यू हैं, दोनों टाइप की 2 टाइप की कंट्रीज़ हैं जिनको इश्यू है। एक वो टाइप की कंट्रीज़ हैं जो ये चाहती थी कि यूएस और चाइना के बीच में चीज़ें ठीक हो, तो वो जो बीच में उन दोनों के बीच में फाइट में जो फँस रही हैं, जिससे चाइना बहुत सारा ट्रेड थर्ड कंट्रीज़ के थ्रू यूएस में भेजता है। तो अब यूएस चाइना की लड़ाई के कारण अब ये इनके इन कंट्रीज़ का यूएस से और चाइना से रिलेशन दोनों ही बड़ा टेंशन में आ गया है। तो पहली ये कंट्रीज़ थी ग्रुप की कंट्रीज़ जो ये चाहती थी कि दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो, तो अब इनको भी वेट करना पड़ेगा टाइम के लिए कि इट विल टेक सम टाइम कि ये दोनों बैठ के मिल के बात करें। और दूसरी ऐसी भी ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है, जो ये नहीं चाहती जो कि यूएस और ये चाइना जो है, इनके रिलेशन ठीक हो या अच्छे। कुछ कंट्रीज़ के लिए इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन के बीच में टेंशन अच्छा ही होता है। जैसे ताइवान जो है इसको बेनिफिट मिलता है क्योंकि यूएस का कंटिन्यूअस सपोर्ट बना रहता है। इंडिया जो है इसको बेनिफिट मिलता है अगर यूएस और चाइना क्लोज़ होने लगता है, तो इंडिया के पास कोई एक काउंटर पार्टी नहीं होती, थर्ड पार्टी नहीं होती, जिसको वो चाइना के अगेंस्ट में प्रॉप अप या चाइना के अगेंस्ट में एक पिलर की तरह यूज़ कर सके। तो यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनके उनके रिलेशन जो है यहाँ पे डिपेंडेंट होते हैं यूएस और चाइना के रिलेशंस पे। अब जब पीटर हेग्सेथ आया, अब जैसे यूएस और चाइना के बीच में मेन वॉर अभी क्या चल रहा है टैरिफ का। तो एक्सपेक्टेशन ये थी सारी कंट्रीज़ की कि इन दोनों के बीच में टैरिफ को रिलेटेड मैटर्स पे जो है वो रिज़ॉल्यूशन कुछ होगा। लेकिन यहाँ पे जो डिफेंस मिनिस्टर जो थे, मतलब यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी थे, पीटर हेग्सेथ। तो पीटर हेग्सेथ ने एक चीज़ क्लियर कर दी कि वो यहाँ पे सिर्फ़ टैंक की बात करने आए हैं, टैरिफ की बात करने नहीं आए हैं। मतलब वो ऐसा कोई भी मैटर जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में टैरिफ पर रिज़ॉल्यूशन करने की बात करता है या सोचता है, ऐसा कोई भी डिस्कशन करने को नहीं आया है। वो सिर्फ़ यही डिस्कशन करने आए हैं कि कैसे चाइना का मिलिट्री कैपेबिलिटी जो है, वो जो ताइवान को एनेक्स करने का प्लान कर रहा है, एशिया में अपना इन्फ्लुएंस और डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर, इसको कैसे कंट्रोल या रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, उनका मेन मुद्दा डिस्कशन का ये था। तो पीटर हेग्सेथ ने चाइना को ये वार्न भी किया है कि वो यहाँ पे ऐसा कुछ भी करने की कोशिश ना करे, जो एशिया में पावर के बैलेंस को बिगाड़ सकता है। तो अब यहाँ पे ना तो एक पोटेंशियल एक रिज़ॉल्यूशन या डिस्कशन हो पाया पॉज़िटिव यूएस और चाइना का, जो जी2 का अरेंजमेंट बन सकता था, ना ही उन दोनों के बीच में अभी एक कोई इमिनेंट फाइट हमको देखने के लिए मिल सकती है। तो अभी एशिया बड़ा ही क्लूलेस चल रहा है, क्योंकि ना तो हमको ये समझ में आ रहा है कि यूएस और चाइना के बीच में कुछ अच्छा होगा कि नहीं, ना तो हमको ये समझ में आ रहा है कि कुछ खराब होगा कि नहीं। तो अभी यहाँ पे सिचुएशन एशिया की बड़ी कन्फ्यूज़्ड टाइप की सिचुएशन हो चुकी है। अब यहाँ पे जो पीटर हेग्सेथ आए थे, उन्होंने हर टाइप की बातें यहाँ पे करी है। पहली बात उन्होंने ये बोली कि अमेरिका ये हमेशा कोशिश करेगा या कमिटमेंट ये रखता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में जितने भी अमेरिका के एलाइज़ और पार्टनर्स हैं, वो उन सबको सपोर्ट देने की कोशिश करेगा या चाइना को उनके अगेंस्ट में कोई भी एक्शन लेने से रोकने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक बात और बोली कि यूएस का जितना भी सपोर्ट है, वो अनकंडीशनल नहीं रहेगा। मतलब जो भी सपोर्ट यूएस अपने एलाइज़ को एशिया पैसिफिक रीजन में प्रोवाइड करती है, वहाँ पे उन सारी कंट्रीज़ के साथ में कुछ कंडीशन अटैच होंगी। और उनमें सबसे मेजर कंडीशन क्या है, यूएस अब ये चाहता है कि एशिया पैसिफिक रीजन में जितनी भी कंट्रीज़ हैं जिनको वो सपोर्ट करता है, वो सब अपनी डिफेंस की स्पेंडिंग को बढ़ाएँ और डिफेंस की स्पेंडिंग को बढ़ा के कितना ले जाएँ, कम से कम जीडीपी का 5%। ये कुछ एशियन नेशन के लिए बहुत हार्ड है। इनफैक्ट नॉट इवन डेवलपिंग कंट्रीज़, कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए भी ये नंबर अचीव करना बड़ा हार्ड है। जैसे जापान जो है अभी करंटली 2% ऑफ जीडीपी डिफेंस पे स्पेंड करता है, लेकिन इससे ज़्यादा बढ़ाने में उसके पास भी कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आ रहे हैं। सिमिलरली इंडिया, इंडिया जिसको तो जैसे इन जापान के सामने तो एक ही चैलेंज है चाइना, इंडिया के सामने तो 2 चैलेंज हैं नेबरिंग कंट्रीज़ में। पहला है चाइना और दूसरा है पाकिस्तान। इतने 2 बड़े-बड़े एडवर्सरी या एनिमी होने के बाद भी इंडिया अपनी जीडीपी का 2% ही मैक्सिमम डिफेंस पे स्पेंड करता है। तो यूएस का वहाँ पे ये स्टेटमेंट कहना कि हम अपना सपोर्ट तभी देंगे जब आप डिफेंस की स्पेंडिंग को अपनी 5% ऑफ जीडीपी पे ले जाएँगे, ये कहीं न कहीं
यूएस के ये इंडिकेट कर रहा है कि यूएस अपना सपोर्ट इनडायरेक्टली खींचने की कोशिश कर रहा है एंड दिस इज गोइंग टू बेसिकली अपसेट द पावर बैलेंस इन द एशिया पैसिफिक रीजन। वही बात नाटो की जब उनसे ये पूछा गया कि नीटो जो है नॉन अलाइंड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या ये सॉरी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या ये एशिया में रोल प्ले करेगी? तो पीटर हेक्सेट ने बोला था कि यूरोप जो है उसको अपनी नेटो की फोर्स जो है वो अभी रशिया के ऊपर ही फोर्स करके रखना चाहिए, उसको इंडो पैसिफिक में अपने आप को स्ट्रेच करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। हालांकि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उनका यहाँ पे मैसेज यूएस से अलग है। उन्होंने ये क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि अब एक नए कोएलिशन की जरूरत है जो यूरोप और एशियन कंट्रीज के बीच में बने, जिससे अक्रॉस द वर्ल्ड या पर्टिकुलरली एशिया पैसिफिक रीजन में ये जो कंट्रीज हैं एशिया पैसिफिक रीजन में, जो पर्टिकुलरली एशियन कंट्रीज हैं, ये यूएस की कंडीशंस के चक्कर में अपना इंडिपेंडेंस या ऑटोनॉमी लूज ना कर जाए, यूरोप के सपोर्ट से वो अपनी ऑटोनॉमी बना के रख पाए। उनका ये मानना है कि ये ना सिर्फ एशिया बल्कि यूरोप के लिए भी ज़रूरी है कि एशिया पैसिफिक रीजन में एक पावर बैलेंस बना रहे। कोई भी एक कंट्री, ना तो वो यूएस या तो वो चाइना, ना तो वो रशिया, कोई भी एक कंट्री इस रीजन में सुपर पावर की तरह इमर्ज नहीं होना चाहिए, सिंगल सुपर पावर की तरह। तो वहाँ पे वो ये बोलते हैं कि हमको यहाँ पे एशियन कंट्रीज के साथ कोएलिशन बनाना चाहिए। कोई भी एशियन नेशन जो है अभी करंटली साउथ कोरिया से ज़्यादा डायनामिक नहीं चल रहा है। जैसे साउथ कोरिया में अभी जो करंटली चल रहा है, उसके पास जैसे पहला तो मैंने बोला यूएस की जो प्रॉब्लम है, यूएस की जो बातें हैं, वो एशिया में पावर पॉलिटिक्स को चेंज करने की कैपेसिटी रखता है। सिमिलरली साउथ कोरिया में अभी जो चल रहा है, इसकी भी कैपेसिटी है कि ये एशियन रीजन में पावर की पॉलिटिक्स को चेंज कर सकता है। जैसे यहाँ पे अभी जो प्रेसिडेंट है साउथ कोरिया में, ये अभी है, दैट इज दिस यून सुक यूल, ये प्रेसिडेंट है। ये कंजर्वेटिव पार्टी से आते हैं और ट्रेडिशनली हमेशा से इनका जो इंक्लिनेशन रहा है वो यूएस की तरफ से रहा है और ये यूएस के फेवर में अपनी पॉलिसी फॉलो करते आए हैं। लेकिन अब जो प्रेसिडेंट बनने की लाइन में रेस में सबसे आगे हैं, दैट इज ली जेन यू। ये एक ऐसी पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी फॉलो करते हैं जो कम्प्लीटली यूएस के साइड में नहीं। इनका ये मानना है कि हम यूएस के साथ अलाइन तो रहेंगे, जापान के साथ भी अलाइन रहेंगे, लेकिन ये ली ये बोलता है कि मैं अपनी पॉलिसी एकदम वन साइडेड नहीं रखूंगा। मैं एक प्रैग्मेटिक रियलिज्म की पॉलिसी फॉलो करूंगा, जिसमें मैं साउथ कोरिया को किसी भी एक सिंगल कंट्री जैसे यूएस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रखूंगा, इसको मल्टीपल कंट्रीज के साथ रिलेशन में डाइवर्सिफाई करूंगा। जैसे ली का ये मानना है कि चाइना हमारा एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक पार्टनर है और हमको उसके साथ भी रिलेशंस एक हद तक अच्छे रखना चाहिए या गुड रखना चाहिए, गुड टर्म्स पे रखना चाहिए। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट बीइंग ऑन द साइड ऑफ यूएस मीन बीइंग ऑन द बैड टर्म्स ऑफ चाइना। हमको दोनों के बीच में बैलेंस करने की ज़रूरत है, यूएस और चाइना के बीच में। तो ली की ये जो चाइना की पॉलिसी है, ये इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म या इकोनॉमिक रिलेशंस को भी एक उतनी ही क्वालिटी और उतनी ही इम्पोर्टेंस देती है जितनी कि आइडियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस देती है। और इनकी जो बैलेंस आउट करने की पॉलिसी है यूएस और चाइना को, ये यूएस को एंग्जियस बना रही है। आने वाले टाइम में ये इस रीजन की जियोपॉलिटिक्स को, चाइना के इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करने में हेल्प कर सकती है। यूएस के पावर को रिस्ट्रेन करने में, ये यूएस के कंट्रोल को रिस्ट्रेन करने में हेल्प कर सकती है। ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट कर सकती है और आने वाले टाइम में इस रीजन की पूरी पॉलिटिक्स जो है, ये चेंज हो सकती है। तो अब फाइनली राजा मोहन जी जो पॉइंट कंक्लूड करते हैं, वो ये है कि ये दोनों शंग्री-ला डायलॉग और साउथ कोरिया की जो पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं, उनकी जो डेमोक्रेसी में जो चेंजेस आ रहे हैं, ये आने वाले टाइम में बहुत अनसर्टेन पीरियड बनाते हैं बाकी कंट्रीज़ के लिए, एशियन कंट्रीज़ के लिए, जहाँ पे उनको ये सोचना बहुत ही ज़रूरी हो गया है कि अब उनको किस तरह की पॉलिसी फॉलो करना चाहिए। अब उनका वो वाला पीरियड चला गया है बाकी कंट्रीज़ का, जिसमें वो रिलाई कर पाते थे 1 या 2 कंट्रीज़ के ऊपर कि वो किसी अगर रीजन में कोई एक कंट्री अपना डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है, तो उसको वो रिस्ट्रेन या चेक करने की कोशिश करवा पाए, उनसे पार्टनरशिप करके। अब इंडिया की पॉलिसी इसमें क्या होनी चाहिए? इंडिया की पॉलिसी यहाँ पे
अभी तक तो ग्रेट पावर हार्मोनी, रीजनल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस पे थी, लेकिन अब जैसा कि वो एरा खत्म हो रहा है, अब इंडिया को एक नए डिसऑर्डर के साथ अपने आप को एडजस्ट करने की तैयारी कर लेना चाहिए और स्ट्रैटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी का एक पूरा का पूरा मेजरमेंट अपना पाथवे बनाना चाहिए, मैकेनिज्म, जिससे आगे चल के वो इन प्रॉब्लम से, अनसर्टेनिटी से डील कर पाए। तो ये खत्म होता है हमारा पहला आर्टिकल। दूसरा आर्टिकल आता है हमारा, हैप्पीनेस इज नॉट एन ऐप। अभी ये किसने लिखा है? ये प्रवीण सिद्धार्थ जी ने लिखा है। ये एक इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर है, आईआरएस ऑफिसर। तो अब यहाँ पे इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली है। जैसे स्टार्टिंग कैसे करी है उन्होंने? स्टार्टिंग उन्होंने इस बात से करी है कि इस साल अप्रैल में एक पर्सन है, हरिवंश शर्मा जी, इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनको ये अवार्ड ग्रांट किया है। ये इन्होंने किस लिए दिया है इनको? इन्होंने, ये हरिवंश शर्मा जी ने एक एप्पल की ऐसी नई ब्रीड डेवलप की या कल्टीवेट करी है जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक रीजन्स में भी ग्रो हो सकती है। अभी तक जो एप्पल ग्रो होते हैं, ये एप्पल जो मेनली क्रॉप होती है, ये मेनली टेम्परेट रीजन की क्रॉप होती है। लेकिन इन्होंने जो क्रॉप या एप्पल की नई वेराइटी डेवलप करी है, ये इन्होंने ऐसी क्रॉप करी है जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी ग्रो हो सकती है और कंट्री के किसी भी कोने में ग्रो हो सकती है, नॉट जस्ट लिमिटेड टू कश्मीर और द रीजन रिलेटेड टू कैप्रिक रीजन। अब ये जो है शर्मा जो है, ये हरिवंश शर्मा जी जो है, ये ना तो कोई गवर्नमेंट साइंटिस्ट है, ना तो कोई रिसर्चर है किसी एमएनसी में। ये बहुत ही कॉमन छोटे से फार्मर थे, ये फार्मर है। तो अब ये पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि इंडिया में कॉमन मैन होने का क्या मतलब है? कॉमन मैन क्या क्या मीनिंग रखता है वह कॉमन मैन इंडिया में? तो यहाँ पे कॉमन मैन के सामने एक बहुत बड़ा बैटल होता है कि वो अपनी डेली लाइफ काट पाए, हैप्पीनेस के मोमेंट्स निकाल पाए। मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे सामने, इसके बावजूद हम यहाँ पे हम इनमें से कुछ रास्ता निकाल के अपने कुछ डेली लाइफ को सूटेबल या ठीक-ठाक रखने की कोशिश करते हैं और जैसे-तैसे रख भी लेते हैं और इसको डे टू डे बेसिस पे इम्प्रूव करने की कोशिश भी करते रहते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद हमारी वर्ल्ड हैप्पीनेस, ये एक रिपोर्ट आती है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में हमारी रैंक 147 कंट्रीज़ में से 118th है। आपके लिए होमवर्क है कि आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बताएँगे कि ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है ये कौन-सी एजेंसी पब्लिशर रिलीज़ करती है और किस ईयर से इन्होंने ये रिपोर्ट निकालना शुरू किया था? ये कमेंट सेक्शन में आपको लिख के मुझे बताना है। तो ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 है, इसमें इंडिया की रैंक 147 कंट्रीज में से 118 है। और ये रैंकिंग किस बेसिस पे बनाई जाती है कि लोग अपनी लाइफ को कैसे सेल्फ इवैल्यूएट करते हैं। मतलब लोगों को अपनी लाइफ में कितनी कमी या कितनी लैप्सेस जो है, गैप्स जो है वो फील होते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चीज़ मिसिंग है। तो एक तरह से हम अपने आप को बाकी के वर्ल्ड से या बाकी दुनिया से बहुत कम इवैल्यूएट करता है। हमको ऐसा लगता है कि हम दुनिया के दूसरे हिस्सों में जो लोग रहते हैं, उनसे बहुत नीचे रहते हैं, बहुत बहुत कमियों में रहते हैं। हमारी एक लार्ज पोर्शन जो है इकोनॉमी की अनहैप्पीनेस में जीती है। और ये जो बॉलीवुड और हेल्थ सप्लीमेंट इंडस्ट्री, ये सबको ये बिलीव कराने पे तुली रहती है कि हम अपनी ज़िंदगी में खुशी ला सकते हैं, कुछ ना कुछ करके। अब ये जो परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस है ना, हम जो खुशी के पीछे भागते रहते हैं, हम एक चीज़ अचीव करते हैं, फिर हमको लगता है इससे भी खुशी नहीं मिली, हम दूसरी चीज़ की तरफ भागने लगते हैं, फिर तीसरी चीज़ की तरफ भागने लगते हैं। ऐसे ये जो हम करते रहते हैं ना, ये जो हमको इंडस्ट्री है, कमर्शियल सेक्टर है, पर्टिकुलरली बॉलीवुड और हेल्थ सप्लीमेंट इंडस्ट्री जो है, ये हमको कंटिन्यूअसली प्रोवोक करती रहती है कि आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो और ये करके और खुश रह सकते हो। ये हमारी लाइफ को एक मीनिंग से अलग कर रही है। हमको फ़ॉल्स मीनिंग देखने की कोशिश कर रही है। हमको हमारी लाइफ में मीनिंग क्या है, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, इन सबको भुलाने पे तुली रहती है। अभी करंटली जो हैप्पीनेस का इवैल्यूएशन है ना, वो हैप्पीनेस का इवैल्यूएशन इस बेस पे नहीं होता कि हमारी नीड क्या है और हमारी नीड कितनी फुलफ़िल हो रही है हुई। हमारी हैप्पीनेस इस बेसिस पर डिसाइड होती है कि बाकियों के कंपैरिज़न में हमारे पास क्या नहीं। इसको बोलते हैं फोमो, फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट।
और ये जो सोशल मीडिया का जो टाइम आया है ना इन्फॉर्मेशन रिवॉल्यूशन के कारण, इंटरनेट, डिजिटल लाइफ के कारण, ये इसके कारण FOMO और बढ़ गया है। आप इंस्टाग्राम पे जाते हो, आप फेसबुक पे जाते हो, आप देखते हो कि उस पर्सन के पास ये है, वो है, हमारे पास ये नहीं है, वहाँ उसके पास ये गाड़ी है, उसके पास घर में ये चीज़ है। ये कंटिन्यूअसली हमारे लिए एडिक्शन बनता जा रहा है। हम कंटिन्यूअसली अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं कि हमारे साथ वाले के पास क्या है जो हमारे पास नहीं है, और हम उस चीज़ के पीछे भागते रहते हैं। एक एक स्कॉलर थे, फिलोसोफर स्कॉलर हर्बर्ट मार्क्यूस। उन्होंने 1964 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था वन डायमेंशनल। इसमें बेसिकली उन्होंने ये बोला था कि एक फिलॉसफी होती है, मतलब मॉडर्न कैपिटलिज्म जो है, ये मॉडर्न कैपिटलिज्म कंज्यूमरिज्म और मास मीडिया पे चलता है। कंज्यूमरिज्म का मतलब क्या होता है? आपको टीवी पे दिखाया जाता है कि आप ये चीज़ कंज़्यूम कर लेंगे तो आपको उससे बहुत हैप्पीनेस मिलेगी। पीपल यूज्ड टू कंज़्यूम देम एंड फील हैप्पी। और ये आपको एक टेम्परेरी, मतलब आपकी जो नीड की कमी है ना, मतलब आप जिस नीड से डिप्राइव हो, आपके पास जो भी चीज़, जो बेसिक नीड की चीज़ है, जिस चीज़ की कमी है, आप उसको भूल जाते थे उस हैप्पीनेस की चीज़ को कंज़्यूम करके। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास रहने के लिए घर नहीं है, लेकिन टीवी पे आपको दिखाया जाएगा कि आप अगर झूला झूल लोगे अपनी फैमिली मेंबर के साथ तो आपको बहुत हैप्पीनेस मिलेगी। तो आपके पास घर नहीं होता था और आप उस घर को बनाने की कोशिश या उस घर की कमी में सैड नहीं रहते थे। आप कंटिन्यूअसली वो टीवी पे ऐड देख के झूले का, और वो झूला रोज़ झूलने जाते थे, जिससे आप इसका दर्द हमेशा भूलते रहते थे, और ये दर्द आपको याद नहीं रहता था। आपको इसकी खुशी इसके दर्द को कंटिन्यूअसली दबाती रहती थी। तो हम एक ब्लिसफुल, हर्बर्ट मार्क्यूस के हिसाब से जो मास मीडिया आता था, या जब मास मीडिया आएगा और फैलेगा, तो ये बोलते थे हम एक ब्लिसफुल स्लेव बन जाएँगे। स्लेव मतलब हम रोज़ नौकरी करेंगे, नौकरी में दर्द झेलेंगे, लेकिन उस दर्द को भूलते रहेंगे कुछ कंज़्यूमर प्रोडक्ट के थ्रू। हमको टीवी पे जिन-जिन अच्छी-अच्छी चीज़ों के ऐड दिखाए जाएँगे, हम उनको कंज़्यूम करके हैप्पी फ़ील करते रहेंगे, और हम जो डेली लाइफ़ में अपनी जो अनहैप्पीनेस या दर्द फ़ेस करते हैं, फ़ील करते हैं, उनको कंटिन्यूअसली सप्रेस करते रहेंगे। लेकिन ये इनका कहना है, ये प्रवीण जी का कहना है कि ये इनकी बात कंप्लीटली सही नहीं है, पार्शियली सही। आज की डेट में जो इंसान है, उसकी आज की डेट में नीड में फ़ॉल्स नीड क्रिएट की जाती है। मतलब उस टाइम तो ऐसा होता था कि नीड होती थी ओरिजिनल, लेकिन उन नीड को कंज़्यूमर प्रोडक्ट से सप्रेस कर दिया जाता था। आज की डेट में नीड तो फुलफ़िल हो गई है लोगों की, लेकिन अब फ़ॉल्स नीड क्रिएट की जाती है। जैसे आपके पास घर है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास अपने बच्चों की एजुकेशन फ़ीस भरने के पैसे हैं, आप एक स्टेबल लाइफ़ जी सकते हो, लेकिन आपके पास कमी क्या है? आप क्या फ़ील करते हो कि आपने कोई फ़ॉरेन ट्रिप नहीं करी है आज तक। ये आपकी नीड बन गई है। अब ये आपके शौक नहीं है, अब ये आपका हैप्पीनेस का रूट नहीं है, अब ये आपकी नीड बन गई है, क्योंकि आपके एक फ्रेंड ने यूरोप में ट्रिप कर ली है, जो आपने नहीं करी है। और अगर आपकी ये नीड फुलफ़िल नहीं हुई, तो आप कंटिन्यूअसली अपने आप को अनहैप्पी फ़ील करते रहोगे। अब आप ये भूल जाओगे कि आपकी बेसिक नीड जो है, वो तो आपकी सारी फुलफ़िल हो चुकी है ऑलरेडी। तो यहाँ पे इनका कहना है कि अब वर्ल्ड जिस दुनिया में रह रहा है, वो वर्ल्ड अनहैप्पी बना रहता है, क्योंकि उनकी खुद की नीड ही खत्म नहीं होती। सोशल मीडिया एक नीड खत्म होती है तो दूसरी नीड क्रिएट कर देता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में इनका कहना है कि अब दुनिया में गिने-चुने ऐसे लोग बचे हैं जो रियल नीड पे काम कर रहे हैं। अब जो ऐप आती है ना, जैसे ज़ेप्टो की ऐप आई, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ज़ेप्टो जैसे 10 मिनट डिलीवरी ऐप है। ये 10 मिनट डिलीवरी ऐप आपको हैप्पीनेस थोड़ी दे रही है। ये सिर्फ़ आप फ़ील करते हो कि आपकी हैप्पीनेस आपको मिल रही है। आपको 10 मिनट में कोई चीज़ मिल गई, तो ये सिर्फ़ आपका वहम है कि आपको हैप्पीनेस मिल गई। ये आपका हैप्पीनेस नहीं है, ग्रेटिफिकेशन। ग्रेटिफिकेशन और हैप्पीनेस में डिफरेंस होता है। ग्रेटिफिकेशन मतलब होता है आपको जो चीज़ जब चाहिए वो हाथ पे मिल जाए, तो आप उस चीज़ के लिए बहुत प्लेज़र फ़ील करते हो 10-15 मिनट में बस। उसके बाद आपकी एक नई नीड अराइज़ होती है और आप उसका प्लेज़र ढूँढने लगते हो। लेकिन हैप्पीनेस क्या होती है? जब आपके पास लाइफ़ में जो परमानेंट नीड होती है, वो परमानेंट नीड फुलफ़िल हो जाए। जैसे 2 टाइप के खाने का आपका पूरे साल भर का इंतज़ाम हो जाए ना, तो आप परेशान नहीं होते। आप दिन भर स्माइल करते हो, आप दिन भर अच्छे नींद में होते हो। ये हैप्पीनेस कहलाती है प्रवीण जी के अकॉर्डिंग, और दिस इज़ अ वेरी गुड पार्ट। तो इनके हिसाब से अभी आज की डेट में तो पूरी दुनिया जो है, पूरी कंट्री जो है, वो ऐसी फ़ॉल्स नीड के पीछे ही भाग रही है जो कभी फुलफ़िल नहीं हो पाती। लेकिन अभी भी इंडिया में कुछ लोग हैं जो रियल नीड को फुलफ़िल करने के लिए काम कर रहे हैं। जैसे एक तो शर्मा जी जो हैं, ये हरिवंश शर्मा जी जो हैं, इनके बारे में मैंने बताया। सिमिलरली एक अरुणाचलम अरुणाचलम
मुरुगनाथन नाम के एक पर्सन है। इन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई है जो लो कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन बनाती है। इससे 1.5 करोड़ करीब-करीब वुमेन जो है उनको बेनिफिट मिला है लो कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन से, जो ओरिजिनली वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकती थी, और 25,000 जॉब्स का क्रिएशन किया है इन्होंने। तो इनके इन्वेंशन से इन्होंने 2018 में इन्हीं के ऊपर एक मूवी बनी थी पैडमैन। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो ज़रूर इस मूवी को देखिएगा। देन उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के पर्सन है यानुंग जामोह लेको। इन्होंने नेचर की जो हर्बल रेमेडी होती है, मतलब जो नेचुरल रेमेडीज़ होती हैं जिनसे कई बड़ी-बड़ी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं, जो बहुत अफोर्डेबल होती हैं और कल्चरली बेनिफिशियल होती हैं। इन्होंने ऐसी हर्बल रेमेडीज़ को पॉपुलराइज़ करा है, जो हमारी महँगी और एक्सपेंसिव दवाइयाँ जो है, उनकी उनको उनसे हमको दूर ले जाती हैं। उनके क्लचेज़ या उनके जो हम वेब में, उनके एक नेटवर्क में फँस गए ना, उनसे बाहर निकालती हैं। 3 लाख से ज़्यादा पेशेंट हैं जिनको इनकी हर्बल रेमेडीज़ जो हैं उनसे अपनी बीमारियों का क्योर मिला है। ये इन स्टोरीज़ का इन ये जितनी भी हम केस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं ना, ये अरुणाचलम मुरुगनाथन की, यामीम जेमो लेगो की, इन सब की स्टोरी में एक चीज़ कॉमन है कि इन सबको नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन का सपोर्ट मिला है, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में बॉडी है। तो अब ये इन्होंने 13 ऐसे कॉमन मैन और वुमेन हैं, 13 कॉमन मैन और वुमेन हैं, इनके ऐसे प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया है जिनको पद्मश्री का अवार्ड मिला है। तो अब इनका कहना है प्रवीण जी को, हमारी सोसाइटी को ज़ेप्टो, ज़ोमैटो, स्विगी, इन सारी ऑर्गनाइज़ेशन, इन सारी ऐप टाइप की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये फॉल्स नीड क्रिएट करने वाली ऐप्स हैं। इन टाइप की ऐप्स से बाहर निकलने की ज़रूरत है। हमको इन टाइप के लोगों की ज़रूरत है, जो वाक़ई में लोगों की रियल नीड को फुलफ़िल कर रहे हैं और जो सोसाइटी है, उसमें हैप्पीनेस को इम्प्रूव कर रहे हैं। और जब तक हम ऐसी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारी सोसाइटी केयरिंग सोसाइटी नहीं बनेगी, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हमको ऊपर ले जाने में हेल्प करता है। सो दिस वाज़ अ वेरी गुड आर्टिकल, हैप्पीनेस इज़ नॉट एन उसके बाद आते हैं तीसरे आर्टिकल पे, द सेंटर फॉर द स्टेट्स। अब ये नीति आयोग के 2 एक्सपर्ट्स ने, 2 मेंबर्स ने ये आर्टिकल लिखा है, बीवीआर सुब्रमण्यम एंड शशांक शाह। ये कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम जो है ये सीईओ है। ये सीईओ है नीति आयोग के, और जो शशांक शाह है, नीति आयोग के सीनियर स्पेशलिस्ट है। तो अब इन्होंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है जिसमें इन्होंने ये बताया है कि पिछले 11 साल में इंडिया में कोऑपरेटिव और फिस्कल फेडरलिज्म जो है, इसमें हमको बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिला है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है सेंटर और स्टेट मिलके काम करते हैं। फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब होता है सेंटर और स्टेट्स के बीच में मनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो और अच्छा होता है, ताकि स्टेट्स और सेंटर दोनों अपने-अपने डोमेन में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएँ। तो अब इनका क्या कहना है कि पिछले 11 साल में हमारे इंडिया में इस सेंटर और स्टेट का कोऑपरेशन बढ़ने से लोगों की लाइफ में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। जैसे उन्होंने क्या बोला है कि 25 करोड़ सिटीजन्स हैं, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आ गए हैं। सिमिलरली नीति आयोग की एनुअल गवर्निंग काउंसिल मीटिंग, उनका ये बताना है कि ये जो पिछले 10 सालों में कोऑपरेटिव और फिस्कल फेडरलिज्म में क्या-क्या इम्प्रूवमेंट और कैसे-कैसे वो इम्प्रूवमेंट आया है, वो सारी बातें इन्होंने करी है। तो जैसा उन्होंने बताया कि नीति आयोग की एक एनुअल गवर्निंग काउंसिल मीटिंग होती है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर सारे स्टेट्स के सीएम से मिलते हैं और डिस्कस करते हैं कि मिलके हम डेवलपमेंट के लिए क्या काम कर सकते हैं। सिमिलरली एनुअली हर साल चीफ सेक्रेटरीज़ की एक कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें कंट्री के सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो बैठ के डिस्कस करते हैं कि पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन और अच्छा इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। सिमिलरली एक प्रोग्राम है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एंड ब्लॉक प्रोग्राम। ये नीति आयोग का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसके अंदर में इन्होंने 350 इंडिया के 350 सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट और 500 सबसे बैकवर्ड ब्लॉक्स जो हैं, उनमें बैकवर्डनेस को, उसमें सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत काम किया है और उनका बहुत ज़्यादा अपलिफ्टमेंट किया है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये दोनों मेंबर्स का कहना है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्टेट्स के डेवलपमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि उनके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज होना चाहिए, और इस डायरेक्शन में उनका कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा काम किया है। जैसे उन्होंने क्या बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टोटल जितनी मनी आती है टैक्सेस के थ्रू, उसका पहले वो 32% स्टेट्स के साथ शेयर करती है, वो बढ़ा के अब उन्होंने 42% कर दिया है 14th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे। सिमिलरली उनका कहना है कि जो अमाउंट है, जैसे 2014-15 से 2024-2025 के बीच में जो सेंट्रल टैक्सेस में स्टेट्स को जो शेयर मिला है,
वो 3.37 लाख करोड़ से बढ़ के 12.23 लाख करोड़ का हो गया है, विच इज़ अ वेरी लार्ज नंबर। मतलब स्टेट्स को जो मनी जाती है सेंटर की तरफ से टैक्स, सेंट्रल टैक्स में से जो मनी निकल के शेयर में जाती है, उसका नंबर नियरली 4 टाइम्स ज़्यादा बढ़ गया है। तीसरा एक जीएसटी काउंसिल बना है जो दोनों के बीच में जीएसटी से रिलेटेड मैटर्स पे डिस्प्यूट रिजॉल्व करता है। दोनों उसमें डिसीजन जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मिल के लेती है। इसके अलावा जीएसटी की बात करी जाए तो स्टेट्स जो हैं टोटल जीएसटी का जितना कलेक्शंस होता है उसमें से 71% जो है वो स्टेट्स को जाता है, जबकि सेंटर को जो है 29% जाता है। जब से जीएसटी निकला है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 0.5 to 1% ऑफ जीडीपी जो उसकी रेवेन्यू में आती है जीएसटी से, वो उसने 14% कंपनसेशन गारंटी के फॉर्म में स्टेट्स को दे दी है, जिन स्टेट्स को जीएसटी के कारण लॉस होने के चांसेस थे या थोड़ा हुआ था। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट अपने टोटल मनी में से, मतलब टैक्सेस के अलावा भी जो अर्निंग करती है उस मनी को भी मिला दिया जाए तो जो टोटल मनी आती है उस टोटल मनी में से जो ग्रॉस ट्रांसफर करती है वो जीडीपी का 5.2% था, वो बढ़ के अब पिछले 10 सालों में 6.5% पर पहुंच गया है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड नंबर। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को जो ग्रांट देती है वो पिछले 10 सालों में 234% बढ़ गया है, और जो लोन्स देती है इंटरेस्ट फ्री लोन, बहुत ही कम इंटरेस्ट पे जो लोन देती है, बहुत ही चीपर लोन्स, वो उन्होंने 992% बढ़ा दिया है पिछले 10 सालों में, ताकि स्टेट्स जो हैं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर और ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ और अपनी स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसको बना पाएँ। यूनियन बजट 2025-2026 में गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगले 50 साल के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपीस का इंटरेस्ट फ्री लोन भी डिक्लेयर किया है स्टेट्स के लिए, ताकि वो और ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर कर पाए। एब्सोल्यूट टर्म्स में या नंबर्स में बात करें तो जो एनुअल टोटल ट्रांसफ़र होता है हर साल, सेंट्रल गवर्नमेंट जो सारे स्टेट्स और यूटीज़ को, यूनियन टेरिटरीज़ को टोटल जो पैसा देती है दैट स्टैंड्स एट 14.96 लाख करोड़ रुपीस। दिस इज़ अ वेरी वेरी लार्ज अमाउंट। मतलब पिछले 10 सालों में इतना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया है फॉर देयर स्कीम्स। और यहाँ तक ही बात खत्म नहीं होती, जैसे ये तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को दे दिया कि स्टेट्स अपने हिसाब से जो भी स्कीम्स चला रहे हैं उसमें वो स्कीम्स में पैसा स्पेंड कर पाए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी जो पैसा बचता है उस पैसे में से भी वो कुछ पैसे जो हैं वो सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के फॉर्म्स में स्टेट्स के ऊपर या स्टेट की स्कीम्स में खर्च करती है। जैसे 2015 से लेके 2024 के बीच में जो पिछले 10 सालों में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रली सेक्टर स्कीम्स जो है, इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है हेल्थ एजुकेशन रिलेटेड स्कीम्स में, उस पे 197% का इंक्रीज देखने के लिए मिला है। और इसमें पर्टिकुलरली कुछ स्कीम्स हैं जो लोगों के सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड है बहुत ज़्यादा, उन सारे मिशंस और स्कीम्स में अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने के लिए मिला है। जैसे जल जीवन मिशन जो टैप कनेक्शन रूरल हाउस होल्ड को प्रोवाइड करने का काम करता है, पीएम जन आरोग्य मिशन जो लोगों के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए काम करता है, पीएम आवास योजना ग्रामीण जो रूरल लेवल पे लोगों को सब्सिडाइज घर बनाने के देने में हेल्प करता है। तो ये सारी स्कीम्स और स्कीम्स हैं जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने और ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग करने की कोशिश करी है स्कीम्स में, ताकि स्टेट गवर्नमेंट को कुछ एडिशनल मनी भी मिल पाए उनके पैसों में से और कंट्री का डेवलपमेंट हो पाए। तो नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज, नीति आयोग के दोनों एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पिछले 10 सालों में ये जो फेडरलिज्म और कोऑपरेशन का मैकेनिज्म बना है, ये आने वाले टाइम में कंट्री के डेवलपमेंट को बहुत अच्छा करेगा। और आने वाले टाइम में इसी कोऑपरेशन फेडरलिज्म को या कोऑपरेटिव मैकेनिज्म को हमको आगे बढ़ाना है, ताकि आगे चल के हम अपने पूरे 140 करोड़ सिटीजन्स को एक अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे पहुंचा पाए। So these were the three main articles which we needed to discuss today, which were very important. The first was related to, again, the first was related to the center and state government and the federalism between them. The second was related to defining happiness, कि happiness क्या होता है और क्या नहीं होता, हमने ये दोनों चीज़ें देखी। और तीसरा जो शंग्रीला डायलॉग है, ये शंग्रीला डायलॉग क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है और एशिया में क्या क्या चेंजेस हमको देखने के लिए मिल रहे हैं, ये तीनों चीज़ें हमको देखने के लिए मिलती हैं। So I hope these three articles were very clear to you. If you liked the
video, please do share it with your friends who are preparing for the exam. अदर देन दैट हम 10 जून से हमारा जीएस का फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे 8962291192 पे मुझे व्हाट्सएप या कॉल पे कांटेक्ट कर सकते हैं इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। द कोर्स विल बी एट अ वेरी नॉमिनल एंड अफोर्डेबल फीस एंड इसमें हम प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी कंप्लीटली टुगेदर विल डू इट कंप्लीटली। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।